नमस्कार दोस्तों, DY मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे सुनहरे अध्याय में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति की नींव है। ऋग्वेदिक काल, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय। जी, और ये एक ऐसा दौर है जो हड़प्पा की एक बहुत ही उन्नत नगरीय सभ्यता के बाद आता है। तो चलिए सीधे स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है हड़प्पा से संक्रमण। इसका क्या मतलब है? ये तो एक तरह से पीछे जाने जैसा लगता है, शहरों से गांवों की ओर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। सोचिए, एक तरफ हड़प्पा के पक्के घर, परिकल्पित सड़कें और एक जटिल व्यापार प्रणाली, और फिर उसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया। हाँ, उसके पतन के बाद जो संस्कृति उभर रही है वो पूरी तरह से ग्रामीण है, पशुचारी है। तो ये शहरों से गांवों की ओर, व्यापार से पशुपालन की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसी समय आर्यों का आगमन होता है सप्त सैंधव प्रदेश में। ये सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों की भूमि, बिल्कुल। Yes. सिंधु और उसकी सहायक नदियां, और सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती नदी। यहीं पर ऋग्वेद की रचना हुई। और देखिए, इस समाज की शक्ति लोहे के हथियारों में नहीं थी। तो फिर किस में थी? उनकी शक्ति थी ज्ञान में, दर्शन में और प्रकृति की शक्तियों की पूजा में। और यहीं पर देखिए, एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना जीवंत ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये फैक्ट मतलब सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं स्लाइड 2 पर, जहां सप्त सैंधव प्रदेश का नक्शा है। इसे देखकर क्या समझ आता है? ये नक्शा आज के पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्र को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि नदियों का एक घना जाल है। आर्यों का पूरा जीवन इन्हीं नदियों के आसपास केंद्रित था। और इसमें सिंधु और सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण थी, है ना? हाँ, सिंधु नदी आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे शक्तिशाली। लेकिन सरस्वती को वो सबसे पवित्र मानते थे, नदीतमा कहते थे। नदीतमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ, माँ की तरह। बिल्कुल। और आज आधुनिक शोध, सैटेलाइट इमेजरी से भी घग्गर हकरा नदी के सूखे हुए रास्ते की पुष्टि हुई है, जिसे विद्वान सरस्वती ही मानते हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है, नदी स्तुति सूक्त के बारे में। हाँ, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 75वां सूक्त है। इसमें कुल 21 नदियों का उल्लेख है। ये दिखाता है कि उनका जो भौगोलिक ज्ञान था वो सिर्फ सप्त सैंधव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे भी आगे, पूर्व में गंगा और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था पर। स्लाइड 3, राजन जनस्य गोपा। ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। कोई भव्य सिंहासन नहीं है। यही तो बात है। ये तस्वीर एक निरंकुश राजा को नहीं, बल्कि एक मुखिया को दर्शाती है, जिसकी शक्ति सभा और समिति से नियंत्रित होती है। उनकी राजनीतिक संरचना बहुत सरल थी। सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, विश्व और सबसे बड़ी जन। हाँ, जन का मतलब कबीला, और जन ही सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, राष्ट्र या राज्य नहीं। और इसका जो मुखिया था उसे राजन कहते थे। लेकिन वो जमीन का मालिक नहीं था, वो जनस्य गोपा था। बिल्कुल सही। जनस्य गोपा यानी अपने कबीले के लोगों और मवेशियों का रक्षक, एक सरदार की भूमिका में, शासक की नहीं। तो उसकी शक्ति पर नियंत्रण कैसे होता था? उसके लिए सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं थीं। समिति आम लोगों की सभा थी, जो राजा को चुन भी सकती थी। सभा में वरिष्ठ या कुलीन लोग होते थे। और विदत? देखिए, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। विदत को ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था माना जाता है। इसका एक जरूरी काम था युद्ध में जीती गई संपत्ति का बंटवारा करना। अच्छा, और सेना और कर का क्या? कोई स्थायी सेना या नियमित टैक्स सिस्टम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को बलि नाम का एक उपहार देते थे। वो अनिवार्य कर नहीं था। ये तो पूरी तरह से एक अलग ही राजनीतिक व्यवस्था है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। स्लाइड 4, गविष्टि। यहाँ तराजू में एक तरफ गाय है और दूसरी तरफ अनाज। ये तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, कृषि नहीं। और पशुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण थी गाय। तभी तो गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा ना जा सके। हाँ, और संपत्ति की गिनती भी गायों की संख्या से होती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। और इसी वजह से युद्ध भी गायों के लिए होते थे। बिल्कुल, युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब ही है गायों की खोज।
मतलब युद्ध जमीन के लिए नहीं, गायों के लिए लड़े जा रहे थे। और व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। हालांकि निष्क नाम के एक सोने के आभूषण का भी जिक्र मिलता है, जिसे कभी कभी लेन देन में इस्तेमाल कर लिया जाता था। ठीक है, यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है पणी के बारे में। हाँ, पणी एक व्यापारी वर्ग था, लेकिन ऋग्वेद में उन्हें अक्सर नकारात्मक रूप में दिखाया गया है, जैसे पशु चोर के रूप में। ये बहुत ही दिलचस्प है, पर एक सवाल उठता है, अगर वे पशुपालक थे और बड़े पैमाने पर खेती नहीं करते थे तो क्यों? स्लाइड 5 इसी का जवाब देती है। विज्ञान, लोहा क्यों नहीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी कारण है। ऋग्वेदिक लोग अयस शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। कैसे? अयस का मतलब लोहा नहीं बल्कि तांबा या कांसा था। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था और इसका कारण था टेक्नोलॉजी की सीमा। ये ग्राफिक यही दिखा रहा है ना। उनकी भट्टियों का तापमान 1250 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता था। जी, जबकि लोहे को पिघलाने के लिए चाहिए 1534 डिग्री सेल्सियस। वो तापमान वो हासिल ही नहीं कर पाते थे। और सिर्फ तापमान ही नहीं, अयस्क से अशुद्धियां निकालना, कार्बनीकरण करना, ये तकनीकें भी विकसित नहीं हुई थीं। और इस एक तकनीकी कमी का असर कितना बड़ा हुआ? बहुत बड़ा। लोहे के बिना घने जंगल साफ करके बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं थी। और जब तक कृषि में अतिरिक्त उत्पादन यानी सरप्लस न हो, आप बड़े शहर और साम्राज्य नहीं बना सकते। इसीलिए ऋग्वेदिक समाज ग्रामीण और कबीलाई बना रहा। ये तो तकनीक और समाज के रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब समाज की बात करते हैं। स्लाइड 6, समाज और स्त्रियां। ये तस्वीर एक महिला को लिखते हुए दिखा रही है। ये तस्वीर इस काल में महिलाओं की उच्च स्थिति को दर्शाती है। समाज निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक था, लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल से तुलना करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर और सम्मानजनक थी। जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं ने तो वेदों के सूक्तों की रचना भी की। उन्हें ऋषिका कहा जाता था। बिल्कुल, ये उनके बौद्धिक स्तर का प्रमाण है। इसके अलावा समाज में बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थीं। और उन्हें राजनीतिक अधिकार भी थे। हाँ, महिलाएं शिक्षा भी लेती थी और सभा एवं विधत जैसी राजनीतिक सभाओं में भी भाग लेती थी। ये बहुत बड़ी बात है। और वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था अपने शुरुआती रूप में थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से अपना वर्ण बदल सकता था। ये कठोर नहीं थी। इसका कोई उदाहरण है? ऋग्वेद में एक ऋषि कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। एक ही परिवार में 3 अलग अलग वर्ण। वाह, मतलब कठोर जाति व्यवस्था बाद में आई? हाँ, उसका पहला स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसे ज्यादातर विद्वान बाद का जोड़ा हुआ अंश मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं उनके धर्म और दर्शन पर। स्लाइड 7। यहाँ यज्ञ की अग्नि से बिजली निकल रही है, जो इंद्र की शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि उनका धर्म प्रकृति की शक्तियों पर आधारित था। वे प्राकृतिक बहुदेववाद को मानते थे। वर्षा, अग्नि, वायु, सूर्य, इन सब का मानवीकरण करके उनकी पूजा करते थे। और इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था। जी, उन्हें समर्पित 250 सूक्त हैं। दूसरे स्थान पर अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। वो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। यहाँ हेनोथीज्म शब्द का जिक्र है। ये क्या है? इसे विद्वान मैक्स मूलर ने दिया था। इसका मतलब है कि वे मानते तो बहुत से देवताओं को थे, लेकिन एक समय में किसी एक देवता को ही सर्वोच्च मानकर उसकी स्तुति करते थे। अच्छा, जैसे जब इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो वही सबसे बड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे ऋत कहते हैं, उसका रक्षक। ये उनकी गहरी दार्शनिक सोच को दिखाता है। बहुत खूब। अब आते हैं स्लाइड 8 पर। श्रुति परंपरा। ये तस्वीर दिखाती है कि ज्ञान सुनकर ग्रंथ में बदल रहा है। ये इस काल की शिक्षा व्यवस्था का सार है। ज्ञान लिखा नहीं जाता था। गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं, यानी सुना हुआ। और ऋग्वेद के मंडल 2 से 7 को सबसे पुराना माना जाता है। हाँ, उन्हें वंश मंडल या पारिवारिक पुस्तकें कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना अलग अलग ऋषि परिवारों ने की थी।
ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है और इसका ईरान के ग्रंथ अवेस्ता से गहरा संबंध है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोनों भाषाओं में इतनी समानता है कि ये भारत ईरानी लोगों के साझा मूल का एक बड़ा प्रमाण मानी जाती है। और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं था। नहीं, उद्देश्य था मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और उनके ज्ञान का संरक्षण करना। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम अलर्ट है कि ऋग्वेद की रचना का मुख्य क्षेत्र ब्रह्मवर्त माना जाता है, जो सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच का प्रदेश था। चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। स्लाइड 9, पुरातत्व, आक्रमण या संक्रमण। ये इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। पहले माना जाता था कि आर्यों ने बाहर से आकर हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन अब ये थ्योरी मान्य नहीं है। नहीं, क्योंकि हड़प्पा के कब्रिस्तान R37 या मोहनजोदाड़ो से मिले कंकालों के अध्ययन से किसी बड़े नरसंहार या युद्ध के सबूत नहीं मिलते। तो फिर हुआ क्या था? अब विद्वान मानते हैं कि ये कोई एक दिन का आक्रमण नहीं था, ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मध्य एशिया से लोगों का धीरे धीरे प्रवास हुआ और संस्कृतियों का आपसी मेलजोल हुआ। ये विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का दौर था। मतलब माइग्रेशन, इन्वेजन नहीं। एकदम सही। और इस मामले में मैक्स मूलर का मध्य एशिया का सिद्धांत आज भी सबसे ज्यादा स्वीकृत है। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखें। बिल्कुल। अब स्लाइड 10 में इन दोनों कालों की एक तुलना है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, भूगोल बदल गया। आर्य सप्त सैंधव से पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब में बस गए। राजनीति में भी बड़ा बदलाव आया। कबीलाई मुखिया की जगह अब क्षेत्रीय राजा ने ले ली। और राष्ट्र की अवधारणा का उदय हुआ। समाज में कर्म आधारित लचीली वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित कठोर जाति प्रथा में बदल गई। ये सबसे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव था। और अर्थव्यवस्था? पशुपालन का स्थान अब कृषि ने ले लिया, क्योंकि अब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और देवताओं का महत्व भी बदल गया। एग्जाम अलर्ट है कि इंद्र की जगह अब प्रजापति सबसे प्रमुख देवता हो गए। ये बदलाव तो बहुत बड़े हैं। अब स्लाइड 11 पे आते हैं, समकालीन शोध। आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान ऋग्वेद की कई बातों की पुष्टि कर रहा है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी से सरस्वती नदी के प्राचीन सूखे मार्ग की पुष्टि हुई है। और अवेस्ता से संबंध की बात तो हमने की ही। हाँ, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में गहरी भाषाई समानताएं हैं, जैसे सप्त सैंधव का हप्त हिंदू हो जाना। ये एक साझा विरासत की ओर इशारा करता है। इसका मतलब भारतीय और ईरानी आर्यों का मूल एक ही था। सारे प्रमाण इसी ओर इशारा करते हैं। और एक रोचक तथ्य है, अवेस्ता में असुर शब्द देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऋग्वेद में राक्षसों के लिए। ये दिखाता है कि कैसे एक ही मूल से निकली दो शाखाएं अलग अलग विकसित हुईं। अद्भुत। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, स्लाइड 12, एग्जाम कैप्सूल। ये तो सीधे सीधे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। हाँ, इनको बिल्कुल रट लेना है। पहला, दशराराज्य युद्ध। ये परुष्णी यानी आज की रावी नदी के तट पर हुआ था, भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच, जिसमें सुदास की जीत हुई। दूसरा, गायत्री मंत्र। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। रचना की ऋषि विश्वामित्र ने, और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा, सोम। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है, जो एक पौधे से मिलने वाला पेय था। फिर है पुरंदर। ये इंद्र का ही एक नाम है, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। और आखिर में दस्यु। ये आर्यों के स्थानीय शत्रु थे, जिन्हें ऋग्वेद में अव्रत कहा गया है, यानी जो वैदिक नियमों को नहीं मानते थे। बहुत बढ़िया। ये तो हो गए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स। अब मेंस के लिए कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न, स्लाइड 13 पर। हाँ, ये आपकी एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, ऋग्वैदिक राजनीति भूमि पर नहीं लोगों पर आधारित थी। इसका उत्तर जनस्य गोपा की अवधारणा पर केंद्रित होगा, है ना? बिल्कुल। दूसरा, ऋग्वैदिक समाज उत्तर वैदिक की तुलना में महिलाओं के लिए बेहतर क्यों था? इसमें आपको शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक स्वतंत्रता, इन सब पर बात करनी होगी। और तीसरा, लोहे की अनुपस्थिति ने बड़े राज्य निर्माण को कैसे रोका? इसमें आपको तकनीक, कृषि अधिशेष और राजनीतिक संगठन के बीच का संबंध समझाना होगा। बहुत अच्छे। तो स्लाइड 14 पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस काल ने भारतीय दर्शन, भाषा और समाज की नींव रखी। जी, ये कबीले से राष्ट्र और पशुपालन से कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण यात्रा का आरंभ था।
और आज भी हमारी संस्कृति में वैदिक मंत्रों और मूल्यों की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए आज की क्लास का एक त्वरित रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। राजनीति में व्यवस्था कबीलाई थी। राजा जनस्य गोपा था और सभा समिति का नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी, गाय संपत्ति का पैमाना थी और युद्ध गविष्टि कहलाते थे। समाज समतामूलक था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। और धर्म प्राकृतिक बहुदेववाद था, जिसमें इंद्र प्रमुख देवता थे। अब परीक्षा के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से। पहला, राजा जनस्य गोपा था, भूमि का स्वामी नहीं। दूसरा, युद्ध गविष्टि कहलाते थे। तीसरा, गाय अघन्या थी। चौथा, सभा समिति विदत राजनीतिक संस्थाएं थीं। पांचवा, अयस का अर्थ तांबा या कांसा था, लोहा नहीं। छठा, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। सातवां, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया। आठवां, दशराग्य युद्ध परुष्णी नदी पर हुआ। और आखिरी 2। 9, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। 10, सबसे पवित्र नदी सरस्वती यानी नदी तमा थी। और मेंस के लिए 2 संभावित प्रश्न। पहला, ऋग्वैदिक काल के सामाजिक राजनीतिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन करें और उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों को बताएं। और दूसरा, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के पशुचारणिक स्वरूप ने उसकी राजनीतिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है।